के पहिए को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के एक ट्वीट के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लालू ने सारण के दरियापुर में बने रेल पहिया कारखाने को लेकर के सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया तो जवाब तेजस्वी यादव की ओर से आया। आरोप नीतीश सरकार पर लगे तो पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से किया गया। रिपोर्ट देखिए। बिहार में रेल पहिए को लेकर सियासत तेजी से घूम रही है। सारण में रेल पहिया कारखाना के बहाने लालू प्रसाद नीतीश सरकार पर प्रदेश में उद्योग नहीं लगाने को लेकर तंज कसते हुए अपने सोशल साइट एक्स पर जो पोस्ट लिखा उस पर सियासत गर्म हो गई है। पहले लालू प्रसाद का ट्वीट पढ़ लीजिए। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दियारापुर स्थित रेल व्हील प्लांट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी थी। इसके निर्माण में लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल के पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब मेड इन बिहार रेल पहिए भारतीय रेलवे की रफ्तार बढ़ने में रिकॉर्ड बनाकर देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। बिहार के बेला स्थित रेल व्हील प्लांट द्वारा अब तक 2 लाख से अधिक रेल पहियों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। रेल पहिया कारखाने पर लालू प्रसाद के पोस्ट के बाद उनके बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए बिहार में उद्योग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम से बिहार संभल नहीं रहा। लगभग 3 से 4 कारखाने लालू जी ने दिए। आज 10 साल से भी ज्यादा एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के एक कारखाना बता दो जो एनडीए के लोगों ने दिया हो, केवल ठगा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में हम भी हर जगह डेली आप देखोगे मेरा प्रेस रिलीज जाता है, हाँ, सोशल मीडिया ट्विटर पे पूरे बिहार के जिले में जाता, जिले के ब्यौरा हम देते, आंकड़े देते हैं कितना बिहार में अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुख्यमंत्री थक गए, गृह मंत्रालय चल नहीं रहा, बिहार ये चला नहीं पा रहे, थका हुआ मुख्यमंत्री के रूप में ये साबित है। बिहार के लोग इनको दोबारा लाने वाले नहीं। लालू प्रसाद के पोस्ट और तेजस्वी यादव के जवाब के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने आरजेडी के साथ ही विपक्ष पर तंज कसा है तो महागठबंधन के नेताओं ने इसे लालू प्रसाद के विजन की सफलता बताई है। बिहार के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता का यह नया अवतार है। मुख्यमंत्री रहकर पहले चारा घोटाला किए, रेल मंत्री रहकर लैंड फॉर जॉब स्कैम किए, दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट पर भी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। बेला में जो रेलवे पहिया का जो फैक्ट्री है यूपीए 1 के टाइम में लालू प्रसाद माननीय जब रेल मुख्यमंत्री थे तब उद्घाटन हुआ और आज ये 2 लाख पहिया बना चुकी है। ये तो ऐतिहासिक पल है, इसको कौन झुटला सकता है। जो लालू जी की सोच थी वो सोच सरजमीन पर उतरा और सरजमीन पर उतार करके उन्होंने बिहार और बिहार वासियों के नौजवानों के हितों में जो कार्य किए वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बेला रेल पहिया कारखाना आज अपने सर्वोत्तम कार्यकाल में चल रहा है, लेकिन लालू जी को प्रचार करने का अद्भुत तरीका मिल जाता है। जब बिहार की ओर से इस प्रकार की प्रचार की खबरें उनको प्राप्त होती है तो उनको बेचैनी होने लगता है कि हमने ही ये काम किया है। बिहार में उद्योग नहीं होने को लेकर पहले से ही सियासत गर्म होती रही है। अब जबकि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में लालू प्रसाद के सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के बाद उद्योग पर क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। लालू प्रसाद के रेल पहिया कारखाने का क्रेडिट लेने पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। बिहारी बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद को पहले रेलवे में जमीन के बदले नौकरी और बिहार में हुए घोटाले पर जवाब देना चाहिए। लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं, उन्हें समाज की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया। उन्होंने जब रेल मंत्री रहते हुए जो कारखाना उस समय लगाने की बात हुई थी उस समय, उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और कह रहे हैं कि देखिए कितना प्रोडक्शन हुआ, 2 लाख से ज़्यादा पहिए का उद्घाटन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि जो जमीन के बदले उन्होंने नौकरी और जिस तरह से उन्होंने बिहार में घोटाला किया, और आप जानते हैं कि वो सजा याफ्ता है, एक सजा याफ्ता इंसान को क्या नैतिक अधिकार है किसी तरह की समाज की बात करने का। इसीलिए उनको अब बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं। और इस वक्त आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं राष्ट्रपति का संबोधन देश के नाम। वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने के साथ साथ उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के शुरुआती चरण में आरंभ की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग हाल ही में गरीबी से बाहर आए हैं, उन्हें पुनः गरीबी में जाने से रोका जा सके। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शीघ्र ही विश्व की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये सफलता किसानों और श्रमिकों की अथक मेहनत, नीति निर्माताओं और उद्यमियों की दूरगामी सोच तथा देश के दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही संभव हो सके। हमारे अन्नदाता किसानों ने उम्मीदों से बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया है। ऐसा करके उन्होंने भारत को कृषि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और हमारे देशवासियों को भोजन उपलब्ध कराने में अमूल्य योगदान दिया है। हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा मिला है। सुविचारित योजनाओं एवं प्रभावी कार्यान्वयन ने सड़कों और राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों का जाल बिछाने में मदद की है। भावी प्रौद्योगिकी की अद्भुत क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए एक आदर्श इकोसिस्टम भी बनाया है, जिससे उनके विकास को गति मिलेगी। इससे निवेशकों में भारत के प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ गया है। बढ़ती हुई पारदर्शिता के साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। इन सभी बदलाव में अगले दौर के आर्थिक सुधारों। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने एक बड़ा बयान दिया है। विधायक ने कहा है कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, अगर है तो भारत सरकार उसे देश से निकाल बाहर करे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में तनाव की शुरुआती दौर में हिंदुओं को टारगेट करने की कुछ बातें सामने आई थी। फिलहाल वहां की सरकार ने इस पर काबू पा लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को भी बांग्लादेश में अमन शांति बहाल करने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। हमको एक बात समझ नहीं आ रही है। सेंट्रल सरकार बोल रही है कि ये बांग्लादेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी किनकी? डिफेंस मिनिस्टर उनको चाहिए था, गृह मंत्री है उनको चाहिए था। आप निकालिए कौन कौन बांग्लादेशी हैं। मैं तो कहता एक भी बांग्लादेश नहीं है यहाँ पे। अगर वो आप कह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको खोज के निकालिए। और हम चाह रहे हैं कि बांग्लादेश कोई है तो निकले यहाँ से। कांग्रेस विधायक के बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और जेडीयू ने इस मामले पर संभल कर बयान दिया है और वहीं बीजेपी इस बयान पर हमलावर दिख रही है।
बिहार के अंदरूनी हिस्सों में बांग्लादेश घुसपैठियों का बोलबाला हो गया है। अगर नहीं है तो धार्मिक असंतुलन जो पैदा हुआ है, डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है, वो कैसे हुआ है? समय रहते अगर भारत सरकार और बिहार सरकार इस पर नहीं चेतेगी तो आने वाले दिनों में बिहार भी बांग्लादेश बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस होता है कि सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी अगर घुस गए हैं तो आइडेंटिफाई करिए, और सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी है। हम तो लगातार कहते रहे, कोई भी घुसपैठ, किसी देश का घुसपैठ अगर देश में आता है तो आइडेंटिफाई करो और बाहर का रास्ता दिखाओ। देखिए, पता नहीं उन्होंने इस तरह का जो बातें कही है उसका आधार क्या है, मुझे नहीं जानकारी है। कोई भी बाहर के लोग, बाहर के देश के लोग, चाहे बांग्लादेशी हो या नहीं है, इसकी पुष्टि तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया जा सकता है। अब अगर ऐसा है और नहीं भी है तो सरकार अधिकृत है उसको देखने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात की और मुलाकात के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये अमित शाह जी से पहली मुलाकात थी। संगठन की मजबूती को लेकर अमित शाह से मार्गदर्शन मिला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने 2 से 3 महीने में टीम बनाने की बात कही है। करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। सर, आज आपने मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या मार्गदर्शन मिला? चूंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये आपकी पहली मुलाकात थी। हाँ, सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश का अध्यक्ष का जिम्मेवारी संभालने के बाद ये पहला मौका था कि गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई। मैंने मिलकर पहले उनको धन्यवाद दिया और उसके बाद संगठन पर विशेष करके चर्चा हुआ कि आगे के संगठन का मार्गदर्शन उनसे प्राप्त हुआ और कैसे संगठन को और भी मजबूत करना है, धरातल तक ले जाना है, इन सब बातों पर विशेषकर चर्चा हुई। कब तक आपकी नई टीम बन जाएगी, इसको लेकर के क्या मार्गदर्शन मिला है केंद्रीय नेतृत्व से? नहीं, अभी केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि आप जब भी चाहें टीम बनाएं, लेकिन मैंने पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा है कि मुझे अभी 2-3 महीना सब चीज़ समझने में लगेगा, उसके बाद ही हम नई टीम बनाएंगे। तो सदस्यता का भी अभियान हमारा 17 तारीख को दिल्ली में बैठक है, पूरे देश के सभी लोग आ रहे हैं और सदस्यता हम शुरू करेंगे। सदस्यता के बाद ही नई टीम बनाएंगे। आज देश विभाजन विभीषिका दिवस मना रहा है। विभाजन विभीषिका दिवस पर सियासत तेज है। गिरिराज सिंह ने विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर कहा है कि हमारे पूर्वजों से हुई भूल का नतीजा है कि आज उस दंश को हम लोग झेल रहे हैं। अगर 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत संपूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनकर रहता। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विभीषिका को याद करते हुए कहा कि देश के हिंदू और मुस्लिम समुदाय से कोई भी विभाजन के पक्ष में नहीं था, लेकिन जिन्ना के जिन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिद के कारण इस देश का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, वो क्या देश के इतिहास के बारे में जानेंगे। लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हुई और हमारे पूर्वजों से और भी एक बड़ी भूल हुई जो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। शायद पटेल प्रधानमंत्री बने होते, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति रहते, तो देश आज ये हिंदुओं को ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी भूल हुई। अगर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में भेज दिया गया होता और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया गया होता तो ना यहाँ वक्फ बोर्ड को 9 लाख हेक्टर मुफ्त की जमीन होती और न हमारे वहाँ हिंदू सिख ईसाई मारे जाते। जो इस देश का बंटवारा चाहते थे, पहले से ही राजनीति प्रारंभ कर देश के सभी मुस्लिम देश के बंटवारों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हिंदू पक्ष में एक भी हिंदू ऐसा नहीं था जो इस विभाजन के पक्ष में था। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि अगर सारे विभाजनकारी नीतियों के कारण बताए तो उसका एक वाक्य में उत्तर है
कि जिन्ना के जिनने और नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू की जिद ने इस देश का बंटवारा। अब वही तो कह रहे हैं, विभाजनकारी नीतियों को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी, वो कभी कोई देश के स्वतंत्रता संग्राम में तो ये लोग शामिल हुए नहीं, उनको क्या मालूम इस देश के इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। वो तो हमेशा विभाजनकारी नीतियों को लेके ही आगे बढ़े हैं और उसी को लेके आज सरकार में। खबर पटना के खुसरूपुर स्टेशन की है, जहां बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पकड़ी गई। टिकट जांच के दौरान खुसरूपुर की बीईओ शारदा कुमारी से टीटी ने महिला अधिकारी को टिकट दिखाने के लिए कहा। पूछताछ में शारदा कुमारी एक के बाद एक लगातार झूठ बोलती रही। बाद में जुर्माना वसूलकर शारदा कुमारी को छोड़ा गया। पटना से एक बड़ी खबर है, बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट से जुड़ा हुआ अपडेट है। देखिए, कुछ देर के बाद ही आयोग नोटिस जारी करेगा। ओएमआर को लेकर के नोटिस जारी किया जाएगा आयोग की तरफ से। क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक का ओएमआर जारी होगा। रात 12 बजे के बाद बीपीएससी वेबसाइट पर ओएमआर देख पाएंगे अभ्यर्थी। 18 अगस्त के बाद आंसर की जारी होगा और सभी का आंसर की एक साथ ही जारी किया जाएगा। देखिए, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी करने की भी बात की जा रही है। लास्ट में, यानी कि अगस्त महीने के ही लास्ट तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते चले हैं कि हेडमास्टर और हेड टीचर का फाइनल आंसर की में भी अब 4 दिन और समय लगेगा, तो थोड़ा इंतजार और करने की जरूरत है। मिथिला पेंटिंग के शिल्प गुरु माने जाने वाले गोदावरी दत्त का लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग को घर से निकालकर देश दुनिया में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। काफी आयु होने के बाद भी वो अपनी पेंटिंग के हुनर से ऐसी पेंटिंग बनाती रही कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गोदावरी दत्त की बनाई गई मिथिला पेंटिंग जापान तक में मिथिला संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग को देश विदेश में पहचान दिलाने के साथ साथ नए कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी निरंतर सराहनीय प्रयास किया। गोदावरी दत्त का जन्म दरभंगा के लहेरिया सराय में 1930 में हुआ था। इनका विवाह मधुबनी के रांटी गांव में उपेंद्र दत्त से हुआ, जहां से उनकी पेंटिंग्स की शुरुआत हुई, यात्रा शुरू हुई। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त को दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। गोदावरी दत्त पिछले 5 दशक से बिहार मधुबनी में मिथिला पेंटिंग पर काम कर रही थी। बड़ी संख्या में लोग मधुबनी पेंटिंग इनसे सीखने के लिए भी आते हैं और अब तक वो कई बार अलग अलग देशों का दौरा भी कर चुकी हैं। विदेश में इस शिल्प को स्थापित कर चुकी हैं। इनकी पेंटिंग जापान के मिथिला म्यूजियम में भी प्रदर्शित की गई है। सीएम नीतीश ने इनके निधन पर शोक संवेदना जताई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी गोदावरी दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।